नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू विजन क्लासेस में। आज अपने YouTube चैनल न्यू विजन क्लासेस में वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। रियल नंबर क्या होता है, क्या क्या जानना जरूरी है इसमें, ये सारी चीज़ जानने के बाद हमारी रियल नंबर वास्तविक संख्या आज के बाद इसका जितने भी प्रॉब्लम है सारे के सारे क्लियर। तो चलिए ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं क्या होता है वास्तविक संख्या। आज शुरू से लेकर के 10th तक हम लोगों ने जितनी भी नंबर पढ़ी है सारे को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या मतलब काल्पनिक संख्या की यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जो रियल नंबर है वास्तविक संख्या, इनकी चर्चा हो रही है। तो वास्तविक संख्या जितने भी नंबर क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक जितने भी नंबर पढ़ते हैं वो सारे के सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। चलिए वास्तविक संख्या पर हम लोग ध्यान देते हैं, क्या बोलते हैं। सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर यानी कि गिनती की जाने वाली संख्या को, दोस्त जिसको आप लोग गिनती करते हो, जैसे कि हम लोग गिनती करते हैं 1 से शुरू करते हैं। कभी कोई भी व्यक्ति को अगर गिनती करने के लिए बोला जाए तो क्या वो 0 से स्टार्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता, हमेशा 1 से स्टार्ट करता है। इसलिए 1 से गिनती की जाने वाली संख्या जितने भी है सारे के सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है गिनती की जाने वाली संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 मतलब आप जहां तक गिनती कर सकते हो उन सारे के सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और ये कहाँ तक चलेगा, ये इन्फिनाइट तक चलेगा। इन्फिनाइट का मतलब होता है क्या, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमित नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ये चलता रहेगा। जहां तक काउंट कर सकते हो, जहां तक गिनती कर सकते हो, उसको उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। चलिए उसके बाद हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, मतलब जो गिनती की जाने वाली संख्या है उसके समूह में सिर्फ और सिर्फ अगर हम 0 लगा देते हैं, गिनती की जाने वाली संख्या जैसे 1 से हम लोग क्या पढ़ा, अनगिनत तक पढ़ा है, मतलब इन्फिनाइट तक पढ़ा है ना। तो उसमें अगर उस गिनती की जाने वाली संख्या की समूह में सिर्फ और सिर्फ 0 अगर लगा दे तो जो संख्या बनेगी उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। इसीलिए लिखा है यहाँ पर, गिनती की जाने वाली संख्या की समूह में शून्य जोड़ने पर बनने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 से शुरू हुआ था, मतलब अनगिनत तक होगा। और पूर्ण संख्या जो है इसमें 0 से स्टार्ट होगा, 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होकर के 0 से 1 2 3 4 5 6 और ये भी कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। यहाँ पर साइन लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये साइन का मतलब होता है इन्फिनाइट, मतलब अनगिनत तक। आप जहां तक गिनती कर सकती हो वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे। अगर उस प्राकृतिक संख्या के समूह में सिर्फ और सिर्फ अगर 0 डाल दिया जाए तो फिर वो प्राकृतिक संख्या नहीं होकर के क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, पूर्ण संख्या जो हम लोगों ने पढ़ा, पूर्ण संख्या में क्या पढ़ा, 0 से लेकर के 1 2 3 4 यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव थे। जितने भी पॉजिटिव नंबर थे इन सभी को हम लोगों ने पूर्ण संख्या में देखा। अब ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक संख्या को डालते हैं। मतलब पूर्णांक संख्या की समूह में, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, पूर्णांक संख्या की समूह में सिर्फ और सिर्फ किसको डाल दिया जाए, ऋणात्मक संख्या को। ऋणात्मक संख्या को जोड़ देने पर, डालने पर बनने वाली संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। इसको पूर्णांक कहेंगे। जैसे कि देखा जाए कि 0 हमने बीच में रखा, उसके बाद 0 के बाद फिर 1 लिखा पॉजिटिव, मतलब 0 के राइट साइड में संख्या रेखा तो आप लोग पढ़े ही होंगे। संख्या रेखा में हम लोगों ने क्या देखा था कि 0 बीच में होता, मिड पॉइंट पे 0 होता, उसके राइट साइड में पॉजिटिव वाले जितने भी नंबर होते हैं सबको राइट साइड में लिखा जाता, और नेगेटिव वाले जितने भी नंबर होते हैं उन सबको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने मिड पॉइंट पे 0 को रखा है। इसके राइट तरफ में राइट साइड में पॉजिटिव नंबर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इसके लेफ्ट साइड में देखा जाए तो नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। और ये कहाँ तक चलता रहेगा, देखिए साइन लगा हुआ है यहाँ पर, इन्फिनाइट का साइन लगा हुआ, मतलब अनगिनत तक चलता रहेगा, अनगिनत तक चलता रहेगा। और इधर भी पॉजिटिव के भी तरफ देखा जाए तो इधर भी 1 2 3 उसके बाद डॉट 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 करके इन्फिनाइट तक लगा हुआ है, मतलब अनगिनत तक ये भी चलेगा। मतलब हम इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग साइन लगाते हैं इन्फिनाइट का। इसलिए कहा गया कि पूर्णांक संख्या मतलब क्या, इसमें बताया गया कि मतलब पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या की समूह में सिर्फ और सिर्फ आप किसको डाल देंगे, ऋणात्मक संख्या को डालने के बाद जो नंबर्स बनती है, जो संख्याएं बनती है, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं या पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, परिमेय संख्या में लिखा गया ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकती है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां लिखा जाता है जहां P और Q एक पूर्णांक हो, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में अभी हम लोगों ने सीखा कि पूर्णांक में दोनों नंबर आती है,
पूर्णांक में आपका माइनस वाले भी नंबर जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, और जो पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं वो भी पूर्णांक में आते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि P और Q पूर्णांक हो। पूर्णांक हो का मतलब क्या कि कोई भी नंबर आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन एक है कि जहाँ पर Q है, जहाँ पर Q है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीरो नहीं है। तो दोस्त यहाँ फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जैसे हम लोग लिखते हैं Q, ये बराबर का साइन होता है, बराबर जीरो। इसमें अगर एक लाइन ऐसे डाल दिया जाए तो ये नहीं का साइन लगा देता है, बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। कि कौन? तो Q है ना। P बटे Q का मतलब क्या? P का मतलब यहाँ पर होता है अंश, P का अर्थ होता है यहाँ पर अंश, और Q का अर्थ होता है यहाँ पर हर। मतलब परिमेय संख्या उसको कहेंगे जिसका हर में जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो 4 भी एक क्या हमारा परिमेय संख्या है। 3/5 ये भी एक परिमेय संख्या। रूट 16, अब रूट 16 की बात आती है तो रूट 16 सर परिमेय संख्या कैसे है? तो देखिए परिमेय संख्या वो होते हैं जिनका रूट निकाला जा सकता है। जैसे 16 है, अंडर रूट के अंदर में हमारा 16 है, तो 16 का हम लोग रूट निकाल सकते हैं। अंडर रूट 16 का अगर रूट निकाले तो हमारे पास क्या निकलेगा? 4 निकलेगा, 4 निकलेगा। तो इसका हम यहाँ पर अंडर रूट 16 के जगह पर बराबर में हम 4 भी लिख सकते हैं। तो बताओ जब यहाँ पर 4 परिमेय संख्या है तो क्या यहाँ पर 4 परिमेय संख्या नहीं होगा? बिल्कुल, यहाँ पर भी 4 परिमेय संख्या होगा। कहीं पर लिखा हुआ 1 इंटीजर या 1 पूर्णांक 1/2 कहीं पर लिखा हुआ, इसका मतलब भी ये आपका परिमेय संख्या। जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक हमारा अंश है, नीचे हमारा क्या होता है? हर। 2 जो है हमारा हर है, यहाँ जो आगे लगा हुआ है इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। अगर इसको हम तोड़ें, जैसे भिन्न में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर अगर तोड़े तो 2 एकम 2 और 1 कितना होता है? 3, 3/2। क्या बताओ जब यहाँ पर 3/5 परिमेय संख्या हो सकता है तो 3/2 भी परिमेय संख्या हो सकता है। साढ़े के साढ़े ये जो है ना परिमेय संख्या है। मतलब हमने ये बात आपको बताया कि परिमेय संख्या तब नहीं होगा, तब संभव नहीं है जब क्यों के जगह पर, मतलब हर के जगह पर जीरो हो। अगर हर के जगह पर जीरो नहीं आ रहा है तो वो डेफिनेटली आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या तब होगा जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ रूट अंडर 23 लिखा हुआ है। बोलिएगा सर क्यू के नीचे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, हर की जगह पर कुछ नहीं है लिखा हुआ। जैसे कि यहाँ पर 4 में नहीं था कुछ, जब 4 में कुछ नहीं था तो यह परिमेय संख्या। इसके नीचे में भी तो जीरो कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, 1 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा? तो ये परिमेय संख्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं। अगर इनका भी रूट निकाला जाता तो फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। इसका रूट नहीं निकाला जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ध्यान रहेगा। चलिए चलिए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पर चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने परिमेय संख्या समझ लिया। परिमेय संख्या, अब उसके बाद अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का पूरा उल्टा अपरिमेय संख्या। जैसे हम लोगों ने परिमेय संख्या में पढ़ा कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या में क्या बता रहा? अपरिमेय संख्या में आपको बता रहा है, इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर भी बोला जाता है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, उदाहरण की बात किया जाए तो जैसे √3 या √23 या रूट वाले जिसका रूट नहीं निकले इनको बोलते हैं। और भी है जो दशमलव वाले हैं, जैसे √3 है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या। हमने परिमेय संख्या में बताया √3 का रूट नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि अगर बात करें हम लोग √9 की, इसी जगह अगर √9 होगा तो फिर ये अपरिमेय नहीं होगा, ये क्या होगा? ये परिमेय होगा। इस संख्या को हम लोग परिमेय बोलेंगे क्योंकि इसका हम लोग रूट निकाल सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिन भी संख्या का रूट निकाल सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, जिनका रूट नहीं निकाल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √23 दिया गया, √23 का हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। √3 दिया गया, और जैसे √7 हो गया, √11 हो गया, √15 हो गया, मतलब जिनका जिनका भी हम लोग रूट नहीं निकाल सकते उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या। कोई बच्चा बोलेगा कि पाई सर पाई का मान 22/7 होता है, तो क्या 22/7, जैसे पाई का मान 22/7 होता है, 22/7, तो क्या 22 जब पाई अपरिमेय संख्या है तो क्या 22/7 भी अपरिमेय संख्या? नहीं, 22/7 परिमेय संख्या, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ये 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, लगभग में है, इसलिए इसको परिमेय बोलते हैं। अगर एग्जैक्ट मान होता तो वो भी फिर अपरिमेय होता। ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में इसको लिया गया, इसलिए ये परिमेय संख्या है। पाई आपका अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा इन सभी बातों पर। तो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर भी क्लियर। आगे आपका लिखा गया सम संख्या। वैसे इस वास्तविक संख्या में सम संख्या की क्लास 10th के बच्चों के लिए खास करके ये सम संख्या विषम संख्या की
उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको जानना जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सम संख्या, विषम संख्या, सारे के सारे नंबर बताऊंगा, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं रियल नंबर, तो सारे नंबर को पढ़ना। चलिए सम संख्या, सम संख्या आपको क्या बताता है? सम संख्या मतलब होता क्या है, इसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। और ये कहता है कि ऐसी संख्या जो 2 के गुणांक में आता हो, मतलब 2 का पारा में जो भी आता होगा, 2 का पारा सब पढ़ने के लिए जानते ही है ना, 2 का पारा में जो भी आता है वो सब के सबको सम संख्या बोलते हैं। यानी तो दूसरी भाषा में और एक यहाँ पर लिखा गया, अर्थात 2 से ऐसी संख्या जो 2 से पूरा का पूरा भाग लगा सके उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब 2 का पहाड़ा में जो भी आए, 2 का गुणांक में या 2 का मल्टीपल में जो भी आते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से भागा लगाने पर पूरा का पूरा कट जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। अगर पूरा का पूरा नहीं कटता है तो फिर वो सम नहीं होगा, वो आगे देखेंगे क्या होगा वो नंबर। चलिए सम संख्या भी क्लियर। जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो 2, क्या 2 का पारा में 2 नहीं आता? बिल्कुल आता है सर, 2 भी पड़ी में संख्या होगा। 4, ये भी 2 का पारा में आता, ये भी पड़ी में संख्या होगा। 20, ये भी 2 का पारा में आता, ये भी सम संख्या होगा। 50, ये भी 2 का पारा में आता। 2 का पारा बहुत बच्चे 10 तक पढ़ के रुक जाते हैं, उससे आगे पढ़ के देखो, बोलेगा बहुत बच्चा कि सर 2 का पारा में 50 कहाँ आता? 2 का पारा में तो 20 तक ही आता है। लेकिन अब जब 10 तक पढ़ते हैं तब 20 तक, लेकिन इसके आगे भी पढ़ के देखिए, 25 तक पढ़ के देखिए, 30 तक पढ़ के देखिए, 100 तक पढ़ के देखिए, तब आपको पता चलेगा क्या क्या आता है। तो ये 2 का पारा में 25 बार जब 2 का पारा पढ़ोगे तो आपका 50 भी आ जाएगा। तो 2 का पारा में 50 भी आया, तो ये भी आपका सम संख्या, इवन नंबर। अब बोलेगा सर 500 तो आता ही नहीं है 2 का पारा में। आता है बच्चे, 2 का पारा में 500 भी आता है, लेकिन आप आगे तक पढ़ो। 2 का पारा 250 बार पढ़ो, अगर 250 बार पढ़ने पर 500 आ रहा है तो आपका ये क्या होगा? 500 भी सम संख्या होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी नंबर्स है जो 2 के पारे में आते हैं, 2 से भाग लगाने के बाद पूरा पूरा कट जाते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या अब हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर मतलब सम संख्या के जस्ट ऑपोजिट। सम संख्या में जो हम लोगों ने पढ़ा उसका उल्टा। सम संख्या याद रखो, विषम संख्या अपने याद रहेगा। सम संख्या में हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो 2 का पहाड़ा में आता हो, जो 2 से पूरा पूरा भाग लगा लेता हो, उसको सम संख्या बोलते हैं। लेकिन विषम संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? विषम संख्या, ऑड नंबर, ऐसी संख्या जो 2 के गुणांक में नहीं आता हो। यहाँ पर लिखा है कि ऐसी संख्या जो 2 के गुणांक में नहीं आता हो, अर्थात 2 से पूरा का पूरा भी भाग भी नहीं लगा सकता हो, है ना। 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगाता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 2, यहाँ पर एक उदाहरण में देखा जाए तो 3 यहाँ पर लिखा गया। क्या 3 2 के पारा में आता है, 2 के टेबल में या 2 के मल्टीपल में आता है? नहीं आता है। जब 2 के मल्टीपल में नहीं आता है तो ये आपका विषम संख्या, ऑड नंबर होगा। अगर 2 के मल्टीपल में या 2 के पारा में अगर आ जाता है तो फिर ये विषम नहीं होता, तब फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। चलिए अगला है 5 भी, जो जैसे 5 लिखे हैं तो 5 भी 2 का मल्टीपल में नहीं आता, 2 का टेबल में 5 भी नहीं आता, तो ये भी आपका विषम संख्या हो जाएगा। 9 ये भी 2 का मल्टीपल में नहीं आता, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। 15 ये भी सर 2 के मल्टीपल में नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसको भी हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 45 लिखा गया, 45 को भी हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या, ऑड नंबर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में नहीं आता है, और जो भी 2 के मल्टीपल में नहीं आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। ओके, चलिए आई होप, उम्मीद करता हूँ जिन्होंने भी जो भी इस वीडियो को देखे उनका ये सारी वास्तविक संख्याएं के जो टॉपिक थे वो क्लियर हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन क्लास अब दूसरे जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में न्यू विजन क्लासेस में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड 9, 10th और 12th के बच्चों के लिए ये लॉकडाउन है ना। लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लास, हालांकि हमारी भी ऑफलाइन क्लास चलती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन क्लास बंद करनी पड़ी है। तो हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे थे उन लोगों ने कहा कि सर हम लोग घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम लोगों को किसी तरह क्लास दीजिए। तो हम लोगों ने ये यूट्यूब वाली क्लास का सिस्टम निकाला। तो आप लोग भी जो भी स्टूडेंट हैं देख रहे हैं, अपने आस पड़ोस के, अपने पड़ोसी के जो भी बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, उनको इस क्लास को सब्सक्राइब करवाइए, ज्वाइन करवाइए। और हर चैप्टर का, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, जो भी हो, सोशल साइंस हो, उर्दू, जितने भी सब्जेक्ट है क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए वो सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे विद ऑब्जेक्टिव। ऐसा ऑब्जेक्टिव के साथ अगर जो रेगुलर क्लास करता है इस न्यू विजन क्लास में, तो मैं गारंटी देता हूँ उसको कम से कम 80% क्रॉस करेगा वो अपने मैट्रिक एग्जाम में या इंटर के एग्जाम में जो है। तो इसीलिए चलिए उस 1.1 पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन में बता रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। चलिए एल्गोरिथ्म यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और उन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या चीज़ है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को सॉल्व करने के लिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए, हल करने के लिए हम लोग को किसी भी 2 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं कोई भी 2 नंबर मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ ए और एक दूसरा मान लेता हूँ बी। 2 नंबर की आवश्यकता होता है और दोनों नंबर में यूक्लिड विभाजन का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में जो है उसमें रूल होता है कि दोनों नंबर में से कोई एक नंबर बड़ा होगा और कोई एक नंबर छोटा है। जैसा कि मैंने यहाँ पर मान लिया, एक नंबर को ए मान लिया, एक नंबर को बी मान लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने किसको ए को बड़ा मान लेता हूँ, या ए का मान हम क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, बी का मान क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। दोनों में ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ए बड़ा है, ए का मान 5 है और बी का मान जो है 4 है, इसलिए ये साइन बड़ा का साइन, यहाँ पर ये साइन आपको ये बताता है कि बी से बड़ा है कौन, ए। ठीक है, तो इसके लिए एक रूल आता है, वो रूल क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। बी क्यू प्लस का आर मतलब यहाँ पर आर जो होता है आपका रिमाइंडर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, शेषफल होता है। और क्यू जो होता है ये आपका भागफल होता है। ए जो होता है भाज्य होता है, बी भागफल होता है, भाजक होता है। ये आपका रूल है एल्गोरिथम विभाजन परिमेय का, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, माइंड पे रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है और क्या क्या चीज़ होती है। देखिए पहले सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया दो क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, एक नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका 135 और 225, 135 और 225। इसका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का 2 तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर हमको एक तो होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है डिवीज़न। लेकिन हमको यहाँ पर ना तो फैक्टराइजेशन निकालना है ना तो डिवीज़न निकालना हमको यूक्लिड विभाजन से निकालना। तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर दोनों नंबर में बड़ा कौन है, 135 है और क्या दिया गया 225 है। 225 है तो 135 और 225 में बड़ा कौन है, तो 225 बड़ा है तो ये वाला साइन लगा देंगे। 225 बड़ा है तो ये वाला साइन लगा देंगे। और ये जो है 225 जो बड़ा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए के जगह पर हमने क्या लिखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। और यहाँ पर ए हमारा क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा और बी हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 135 जो छोटी वाली नंबर है उनसे भाग लगाना पड़ेगा, किनको, बड़ी वाली नंबर को। तो हम लोग यहाँ पर कहीं साइड पे रफ जगह पर कर लेते हैं। 135 से भाग लगा देते हैं 225 को। 225 को जब भाग लगाएंगे तो कितना बार चलेगा, एक बार। तो क्या हो जाएगा 135, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 शेष बचेगा आपका। तो ये यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 135 गुना 1, क्यू के जगह पर आपका 1 आ जाएगा और प्लस 90, शेषफल जो है 90। डी के जगह पर डी आ गया, क्यू के जगह पर जो भागफल होता है, भागफल हमारा क्या है 1 आ गया। उसके बाद शेषफल 90, रिमाइंडर हम लोग जिसको बोलते हैं शेषफल 90 है तो 90 लिख दिए। ये आपका हो गया चरण 1, इसको हम लोग बोल सकते हैं चरण 1। उसके बाद फिर चरण 2 लिखना पड़ेगा। भाग लगाना है, कब तक भाग लगाएंगे, जब तक कि हमारे पास शेषफल में रिमाइंडर की जगह पर 0 नहीं आ जाता, तब तक हम लोग भाग लगाते रहेंगे। चलिए फिर एक बार 90 से भाग लगा लेते हैं। किसको 90 से भाग लगाएंगे, तो अब यहाँ पर जो हमारे पास ये 35 बचा हुआ है, इस 35 को यहाँ पर लिखेंगे।
135 जो है, ये 135 को यहाँ पर लिखेंगे और इस 90 से ही ये 135 को हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। मतलब ये 90 से हमको क्या करना है, भाग लगाना है। किनको? तो ये जो पहले जिनसे भाग लगाया था 135 से, उनसे भाग लगाना है। अब कितना बार चलेगा, फिर एक बार चलाएंगे, कितना हो जाएगा 90, घटाएंगे कितना हो जाएगा 45। तो फिर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 135 बराबर, ये चरण 2 में 135 बराबर हो जाएगा 45 गुना 90 गुना 1 प्लस का हो जाएगा 45। शेषफल 45 बचा है, इसलिए हम लोग 45 लिखेंगे। चलिए, चरण 2 में भी शेषफल 0 नहीं आएगा। जब तक शेषफल हमारे पास 0 नहीं आता है तब तक हमको हल करते रहना है। अब चरण 3, चरण 3 में आपको क्या बता रहा है, चरण 3 में ये 90 आ जाएगा, यहाँ पर ए के जगह पर 90 आ जाएगा, बी के जगह पर आपका 45 आ जाएगा। अब फिर भाग लगा के देखते हैं, 45 से 90 को भाग लगाना है। जो यहाँ पर होता है उनसे भाग लगाते हैं, कितना बार चलेगा, 2 बार 90। अब हमारे पास शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया तो ए बराबर 90 गुना भागफल हमारे पास क्या है 2, और प्लस का शेषफल क्या बचा हुआ हमारे पास 0। अब हमारे पास शेषफल में 0 आ चुका है, तो शेषफल 0 जब आ चुका है तो हमारा जो भाजक होगा वो हमारा क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। तो हमारा HCF यहाँ पर कौन बनेगा चरण 3 में, अतः हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः HCF, इसका कितना HCF निकाले हम लोग, तो HCF निकाले 135 और 225 का, तो 135 और 225, इसका HCF हमारा कितना निकल चुका है 45। ये 45 आपका हो जाएगा आंसर। तो आप इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कर रहा है आपका 196 और 38,222, 196 और 38,220, इसका हमको निकालना है HCF, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए बड़ा कौन है 196 और 38,220, इसमें बड़ा कौन है ये 38,220। तो फिर हमको वही करना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमको क्या पता था, ए बराबर BQ प्लस का R, ये हमारा क्या दिया गया है, जो बड़ी वाली नंबर होती है वो 38,220 बराबर जो छोटी वाली नंबर क्या है 196, ये B हो जाएगा। अब Q और R हमको निकालना पड़ेगा। तो निकालने का मैंने तरीका बताया है कि छोटी वाली नंबर से बड़े वाले नंबर को आपको भाग लगा देना। छोटी वाली नंबर क्या हमारे पास 196 से भाग लगाना है, जिसको 38,220 को भाग लगाना है। कितना बार चलेगा, 19 दूना 38, 2 बार, 6 दूना 12 नहीं, 1 बार, 6 कम 6 19, 12 6 8 1, 186, और फिर इसके बगल में 2 और 0, पूरा नहीं कटा है इसलिए अभी रिमाइंडर नहीं बचाएंगे। अब कितना बार चलेगा, 9 बार। चलिए, अब हमारे पास ये शेषफल नहीं, अभी 2 डिजिट बचा हुआ है, इसलिए अभी भागा लगाते रहेंगे। फिर 2 आएगा, कितना बार चलेगा, 9 बार चलेगा। 9 बार पढ़ेंगे तो 9 छक्के 54 का 4, 9 9 81 और 5 86 का 6, बचेगा 8, 9 और 8 17। फिर इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 में से 6 घटेगा 9, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर अभी मेरे पास 0 बचा हुआ है तो 0 लिखेंगे। अब फिर कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। 1995, 6 5 30, 19 5 95 और 3 98। मतलब यहीं पर हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा शेषफल 0 आ चुका है। शेषफल 0 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कितना बार में, 195 बार में। 195 प्लस Q के जगह पर शेषफल हमारा क्या आया है, 0 आया है, तो 0 है ना। तो अब हमारा जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जो भाजक होता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः
HCF, किसका HCF निकाले हैं तो 196 और 38,220 का 38,220 का इसका HCF कितना निकाले हम लोग 196। जो भाजक होता है वो HCF होता है, इसको हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर और 2 नंबर समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें करा क्या, इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा में करा 867 और 255, 867 और 255, इसका भी आपको HCF निकालना है। HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर दिया गया है और ये दोनों नंबर में कोई एक छोटा बड़ा होता है, तो सबसे पहले हम लोग छोटा और बड़ा का पहचान कर लेते हैं। 867 और 255 दिया गया है, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो ये 867 बड़ा हुआ बड़ा है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का होता है आर। तो ये हमारा कौन हो जाएगा, यहाँ पर जो बड़ी वाली नंबर है वो ए हो जाएगा 867, ये ए हो जाएगा, और बी कौन हो जाएगा हमारा 255, जो छोटी वाली नंबर होती है ये हो जाएगा बी। और अब हमारे पास क्यू है, क्यू निकालना है और आर निकालना है। तो क्यू और आर को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो छोटी वाली नंबर से बड़ी वाली नंबर को भाग लगाते हैं। तो छोटी वाली नंबर हमारे पास क्या दिया गया 255, 255 से भाग लगाएंगे किसको, 867 को भाग लगाएंगे। 867 को जब भाग लगाएंगे तो कितना बार चलेगा, 3 बार, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7। फिर इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना होगा 2 0 1, 102 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, गुना में कितना बार पढ़ा हम लोगों ने, मतलब ये जो हमारा भागफल है 3 है, गुना 3 प्लस शेषफल रिमाइंडर बोलते हैं हम लोग 102। तो 102 लिखेंगे यहाँ पर शेषफल की जगह पर। ये हमारा हो जाएगा चरण 1 हो जाएगा। फिर चरण 2 का काम करेंगे। चरण 2 में हम लोग क्या करते हैं, ये 255 जो है, ये 255 को यहाँ पर लिखेंगे और ये जो शेषफल है उसको यहाँ पर लिखेंगे 102। अब फिर 102 से हमको भाग लगाना है किसको, 255 को। 102 से भाग लगाना है इस 255 को। 255 को भाग लगाएंगे कितना बार चलेगा, एक बार 102 हो जाएगा। 2 बार भाग लगाएंगे, 102 दूना 204 हो जाएगा। 1 5 कुछ भी नहीं, 51। शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो भागफल हमारा कितना निकला है 2। तो 2 प्लस का शेषफल क्या हो जाएगा 51। अब फिर क्या करना है, चरण 3 में हम लोग फिर क्या करेंगे, ये 102 को यहाँ पर लिखेंगे बराबर ये 51 जो है, ये 51 को यहाँ पर लिखेंगे। अब फिर 51 से हमको भाग लगाना है किसको, 102 को। 51 से भाग लगा देंगे 102 में, 2 बार चलेगा, 102 हो जाएगा। शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो शेषफल हमारा 0 हो गया। भागफल कितना आया 2 प्लस का शेषफल कितना आया 0 हो गया। अब देखो तो शेषफल 0 जो आया, इसका भाजक कितना दिया गया है तो 51। तो हमारा HCF जो होगा वो 51 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः HCF किनका HCF निकाले तो 867 और 255 का निकाले तो 867 कॉमा में लिखेंगे 255। इसका HCF हमारा कितना निकल चुका है 51, और यही 51 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 2 3 और 2 3 4 और 5 जो बचा हुआ है इसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। और इंट्रोडक्शन सभी देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग अपना इंट्रोडक्शन क्लास दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास देखने के बाद आपका ये सारी चीज़ क्लियर आसानी से समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़। और उसके बाद हम लोग का जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, वास्तविक संख्या जैसे ही कंप्लीट होगा, तो इसके बाद हम लोग तुरंत क्या करेंगे, इसका सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, मतलब ये गारंटी है यहाँ पर आपको कि अगर इस चैनल में आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, सारे के सारे अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो आपका सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, चाहे उदाहरण बोलिए या फिर प्रॉब्लम बोलिए, जो भी है आपकी किताब में, सभी क्वेश्चन का सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। आपको यहाँ पर ये बताने के लिए कर रहा है कि जैसे 6q+1 दिया गया है और 6q+3 दिया गया है और 6q+5 दिया गया है। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया और ये आपको दिखाना है कि क्या ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। आपको ये दिखाना है कि क्या ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम लोगों ने क्या सीखा था, जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम लोगों ने क्या सीखा था कि a बराबर BQ प्लस का R होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है 6+q1 6q प्लस का 3 6q प्लस का 5 जो दिया गया है, इसके साथ में देख रहे हैं कि q और r का मान दिया गया हमारा। q भी दिया गया है, q सब में दिया गया है और r भी सब में दिया गया है। अब हमारा पर यहाँ पर क्या है, b के जगह पर देख रहे हैं सब में 6 दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि b के जगह पर हम 6 लिख सकते हैं। b के जगह पर जब हम 6 लिख सकते हैं तो इसको हमको मान करके बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखना पड़ेगा आपको, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। अर्थात b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6, और जब b 6 होगा, भाजक हमारा 6 होगा, तो शेषफल हमेशा 6 से छोटा होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः शेषफल 6 से कम या छोटा होगा, कम होगा। जब 6 से कम होगा शेषफल, तो हमारा r बराबर क्या हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये सारे के सारे हो सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो भाजक हमारा क्या 6 है, 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है, शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ये सारे के सारे हमारा क्या होंगे, शेषफल हो सकते हैं, संभावना है इनके शेषफल होने की। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है, a बराबर BQ प्लस का r होता है, और r हमारे पास आ चुका है 0 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे r आ चुके हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, अब केस 1 हमारे पास जब r का मान कितना दिया गया, 1 2 3 4 5 6 r का मान दिया गया, तो हमारा 6 चरण में क्वेश्चन भी बनेगा। तो हमको चरण मान करके बनाना पड़ेगा। चरण एक में हमारा क्या हो जाएगा, जब r का मान एक बार हम 0 लेके देखेंगे, जब r का मान क्या होगा, 0 होगा। तो जब r का मान 0 होगा तो क्या होगा, a बराबर BQ, b के जगह पर हमारा ऑलरेडी 6 दिया गया है, b के जगह पर 6 दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम b नहीं लिख करके क्या लिखेंगे 6q, और r के जगह पर हम क्या लेके चले हैं, r का मान 0 तो 0 लिखेंगे। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। इसमें 0 जोड़ेंगे तो फिर वही वैल्यू रह जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम होगा, क्योंकि सम हम लोग जानते हैं कि q कोई भी पूर्णांक होगा, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कोई भी पूर्णांक होगा, अगर उसको 6 के साथ गुना करेंगे तो वो सम ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सम को सम से गुना करने पर सम ही होता है। इसीलिए ये हमारा क्या होगा, ये विषम पूर्णांक नहीं होकर के क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। इसी तरह अब चरण 2 में भी देखेंगे। चरण 1 में हमने r का मान 0 रखा था, तो चरण 2 में r का मान क्या रखेंगे, चरण 2 में r का मान हम रखेंगे 1। तो 1 रखेंगे तो फिर वही काम, a बराबर 6q प्लस का r, तो r की जगह पर अब हम 1 रख करके देखेंगे, a बराबर 6q प्लस का 1।
ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सम है, 6Q सम है। अभी हम लोगों ने देखा कि 6Q क्या है, सम है। उसके साथ में अगर एक हमारा विषम है, तो सम और विषम को जोड़ेंगे तो हमारा हमेशा क्या होता है, विषम होता है। सम और विषम को जब भी जोड़ते हैं हम लोग, एक सम और एक विषम को, तो हमें हमेशा हमारा क्या होता है, विषम होता है। तो ये हमारा विषम हो जाएगा, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। इसी तरह चरण आर का मान 1 भी रख करके देख लिया, फिर आर का मान 2 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चरण 3। जब आर का मान क्या रखना पड़ेगा हमको, जब आर बराबर 3 होगा, तो फिर वही ए बराबर 6Q प्लस का आर, ए बराबर 6Q प्लस आर के जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। फिर हमारे पास ये जो दिया गया 6Q, ये क्या हमारे पास सम है, और ये हमारे पास क्या है, विषम है। और सॉरी, पहले आर का मान 1 रखा, आर का मान 2 रखा, 1 रखा तो आर का मान 2 रख के देखना पड़ेगा, तो 2 रख करके देखते हैं। ये भी हमारे पास सम, ये भी हमारे पास सम, दोनों जगह सम है। तो सम और सम को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, हमारा सम ही बनेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ये भी सम पूर्णांक हो जाएगा। इसी तरह चरण आर का मान हम 2 तक ले चुके हैं, आर का मान 3 लेंगे, तो चरण 4 में क्या करेंगे, जब आर का मान, जब आर बराबर 3 रख के देखेंगे तो क्या होगा, ए बराबर BQ या 6Q, हमारा क्वेश्चन में दिया गया 6Q प्लस आर, तो आर लिखेंगे, ए बराबर 6Q प्लस आर के जगह पर आर का मान रखेंगे। आर हमारा क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब ये हमारे पास सम आ चुका है, 6Q जो है ये हमारा क्या हो चुका है, सम हो चुका है, और ये 3 जो है ये हमारा विषम हो चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सम में अगर विषम को जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, विषम बन जाता है। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा, ये भी विषम हो जाएगा। चलिए, उसके बाद चरण 4 भी हो गया। उसके बाद फिर हम आर का मान 3 रख करके देखें, फिर आर का मान हम 4 रख करके देखेंगे, फिर आर का मान 5 रख करके देखेंगे। उसके बाद जाकर के हमारा स्पष्ट होगा। तो गाइस पहले आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं इनको, बोर्ड में थोड़ा जगह कम है इसलिए इनको मिटा करके फिर मैं चरण 2, 3 बताऊंगा। तो गाइस चरण 4 तक हम लोग काम कर चुके हैं, अब चरण 5 करेंगे। चरण 5 में भी जब आर का मान हम 3 तक ले चुके थे, अब क्या करेंगे, आर का मान 4 को रख के देखेंगे। जब आर बराबर क्या हो, 6 हो, फिर वही काम, ए बराबर 6Q और प्लस का आर, तो ए बराबर 6Q और आर के जगह पर आर का मान रखेंगे। क्या हमारे पास, जब आर बराबर 4, आर का मान दिया गया 4, तो 4 लिखेंगे। जब अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 6Q सम हो गया, और ये 4Q भी क्या हो गया, सम हो गया। तो सम और सम को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सम ही हो जाएगा, ये भी विषम पूर्णांक नहीं है, ये भी सम है। इसी तरह चरण 6 लेंगे, चरण 6 में आर का मान 4, चरण 5 में आर का मान 4 ले चुके हैं, तो चरण 6 में आर का मान क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो जब आर बराबर क्या होगा, 5 होगा। तो जब आर बराबर 5 होगा तो ए बराबर 6Q प्लस का आर, 6Q प्लस का आर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बराबर 6Q प्लस आर की जगह पर आर का मान रखेंगे। आर का मान हमने क्या लिया है, 5 लिया है, तो 5 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो चुका है, सम। 6Q हमने पहले ही बताया सम है, और ये 5 जो है हमारा क्या हो गया, विषम। तो मैंने पहले भी बताया कि सम और विषम को जब एक साथ जोड़ेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, विषम होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो अब हमारे पास कौन कौन निकला था, जैसे एक निकला था 6Q प्लस 1, और एक निकला था 6Q प्लस 3, और एक निकला 6Q प्लस 5। ये तीनों हमारा विषम निकल चुका है। तब हम लोग इसको बोल सकते हैं, अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 और 6Q प्लस का 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ये हमको सिद्ध करना था, हमने दिखा दिया 6Q प्लस 1, क्योंकि इससे पहले 6Q निकला था। चरण 1 में हमारा सिर्फ और सिर्फ 6Q निकला था, तो वो हमारा सम हो गया था। उसके बाद चरण 2 में हमारा चरण 3 में 6Q प्लस 2 निकला था, वो भी हमारा सम हो गया था। चरण 4 में अगर बात करें तो 6Q प्लस 4 निकला था, फिर 6Q प्लस मतलब जो भी सम और विषम वाले हैं
अगर सम में विषम को जोड़ते हैं तो हमेशा विषम होगा। ये सम है, इसके साथ में एक को जोड़ दिया विषम, तो ये विषम हो गया। ये हमारा सम है, इसके साथ में फिर हमने 3 को जोड़ दिया जो विषम है, इनको जोड़ दिया तो ये भी विषम हो गया। मतलब गाइज यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या होता है, विषम होता है। चलिए, तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यदि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। देखिए गाइज यहाँ पर एक कीवर्ड दिया गया अधिकतम। अधिकतम की बात जहाँ पर भी करती है तो हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, और न्यूनतम की बात जहाँ पर भी करती है तो हम लोग क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पर कीवर्ड दिया गया, इसको देख करके हम आसानी से बोल सकते हैं कि इसका हमको क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम HCF निकालते हैं। 2 नंबर्स दी गई है, HCF निकालने के लिए 2 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। जो दी गई है, एक नंबर दी गई है हमारा क्या, 616 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 एक हमारा दिया गया 616 दिया गया और दूसरा दिया गया 32। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हालांकि यहाँ पर आपको कोई भी मेथड के बारे में नहीं बोला है कि कौन सा मेथड से आपको HCF निकालना, आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन पढ़ रहे हैं तो उसी मेथड से बनाएंगे, उसी विधि से बनाएंगे। तो 2 नंबर दी गई है, तो यूक्लिड विभाजन पढ़ने में हम लोगों ने क्या सीखा था कि 2 नंबर दी गई है और उन दोनों नंबर में से कोई एक बड़ा होगा और कोई एक छोटा होगा, जो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। तो 616 बड़ा दिख रहा है तो ये वाला साइन लगा देंगे, 616 बड़ा हो गया। अब जब 616 बड़ा हो गया तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन पढ़ में लगाते थे। यूक्लिड विभाजन पढ़मई से लिखते थे, यूक्लिड विभाजन पढ़मई से। यूक्लिड विभाजन पढ़मई में हम लोग क्या करते थे, छोटी वाली ए बराबर क्या होता था, BQ और प्लस का R होता था। ए के जगह पर हम किसको लिखते थे, बड़ी वाली नंबर को जो 616 हमारा दिया गया है, और बी के जगह पर हम किसको लिखते थे, 32 को जो छोटी नंबर दी गई है। अब Q और R तो हमें पता नहीं है, तो Q और R को हमको निकालना पड़ेगा। तो Q और R निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, छोटी वाली नंबर से बड़ी वाली नंबर को भाग लगाते थे। चलो कहीं पर साइड में भाग लगाते हैं, कितना 32 से भाग लगाना हमको 616 को भाग लगाना है। कितना बार चलेगा, 32 दूना 64 में एक बार 32, फिर घटाओ कितना हो रहा है, 11 में से 9, यहाँ पर बचा 5 को 29, यहाँ पर आ गया 32, कितना बार चलेगा 9 बार, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 27 और 28, 16 में से 8 घटेगा 8, यहाँ पर कुछ नहीं, 8 बचा सिर्फ और सिर्फ। तो क्या निकल चुका रहा हमारा, भाजक क्या आया, भागफल कितना आया 19। तो Q के जगह पर हम 19 लिखेंगे और शेषफल हमारा क्या बचा, 8 बचा है, तो शेषफल के जगह पर 8 लिखेंगे, 8 के जगह पर। अब फिर क्या करते हैं, ये 32 को हम यहाँ पर लिखते हैं A के जगह पर, इसको चरण 1 चरण 2 भी लिख सकते हैं हम लोग, चरण 1 चरण 2 भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब 32 के जगह A के जगह पर 32 को लिखा हमने, तो B के जगह पर किसको लिखेंगे, तो B के जगह पर ये 8 जो है इसको लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, ये 8 से ही हमको क्या करना है, भागा लगाना है किसको, तो 32 को भागा लगाना है। ये 8 से जो शेषफल में बचा था इससे भाग लगाना है किसको, तो जो पहले जिस नंबर से पहले हम लोगों ने भाग दिया था उनको। तो चलिए भाग लगा के देखते कितना, 4 बार में 32, मतलब 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 8 को मतलब Q के जगह पर हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और R के जगह पर जो हमारा क्या आ चुका है, शेषफल 0 आ चुका है। गाइज हमने कल ही बताया था कि तब तक आपको भाग लगाते रहना है जब तक कि आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता है, और जैसे ही शेषफल आता है तो शेषफल 0 आता है तो जिसका शेषफल 0 होगा उसका जो भाजक होगा वो आपका HCF बनेगा। तो हमारा शेषफल ये है, तो इनका भाजक कौन है, हमारा 8 है, तो हम इसको बोल सकते हैं, यानी तो यहाँ पर देखेंगे शेषफल 0 है तो इसका भाजक किससे हमने भाग लगाया था, तो शेषफल 0 आया 8 से, तो हम बोल सकते हैं कि HCF जो है अतः HCF किसका HCF, तो 616 और 32 इसका HCF कितना आ चुका है, 8 आ चुका है, 8 आ चुका। ये 8 आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने स्तंभों में मार्च कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 8 स्तंभ में मार्च कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। बस ऐसे ही आंसर करना और कुछ भी नहीं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी
पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप हो सकता है। देखिए गाइज यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है ये भी, लेकिन वहाँ पर वर्ग नहीं बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वर्ग करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग सिंपली वर्ग करके देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको किसका रूप निकालना है इसको हम लोग देख लेते हैं। एक तो कह रहा है 3m हो सकता है, यानी तो फिर क्या हो सकता है 3m+1 का रूप हो सकता है, ये हो सकता है। तो गाइज फिर वही यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करने के लिए कहा। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a बराबर बी क्यू प्लस का r। हमारे पास r दिया गया है, q दिया गया है और b भी दिया गया है। देखिए b के जगह पर हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 4, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर आपको दिया गया 3, b के जगह पर क्या आता 3, b बराबर 3 दिया गया, अर्थात r जो हमारा होगा, अर्थात शेषफल जो हमारा होगा, जिसको हम लोग r बोले या रिमाइंडर बोले, शेषफल ये हमेशा क्या होगा 3 से छोटा या कम होगा, 3 से कम होगा। तो 3 से कम होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं r बराबर 0 हो सकता है, r बराबर 1 हो सकता है, r बराबर 2 हो सकता है। ये सारे के सारे केस पॉसिबल है। चलिए फिर एक बार हम लोग r का 3 मान निकल चुका है, हमारे पास 1 तो निकल चुका है, r का मान 0 हो सकता है, r का मान 1 हो सकता है, एक r का मान 2 हो सकता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से रख करके देखते हैं। एक बार r का मान को 0 रख करके देखते हैं, फिर एक बार r का मान को 1 रख करके देखते हैं, फिर r का मान को 2 रख करके देखते हैं। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a बराबर बी क्यू प्लस का होता है r। तो चरण 1 में कर लेते हैं हम लोग, r का मान 0 रख देते हैं। चरण 1 में जब r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस का r। तो a बराबर b के जगह पर हम लोगों ने देखा कि b बराबर क्या है 3 है, तो 3q और प्लस का r के जगह पर हम लोग क्या रख करके देखेंगे 0 रख करके देखेंगे। तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या कर रहा है 3q, अब आपको यहाँ पर वर्ग निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप दोनों तरफ वर्ग करके देख लेते हैं हम लोग। वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। तो जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें से देखिए तो उभयनिष्ठ 9q स्क्वायर में 9q आपका उभयनिष्ठ है, या 3 उभयनिष्ठ है, तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3 और उसके बाद 3q स्क्वायर। अब ये 3q स्क्वायर जो है माना, इसको मान लेते हैं हम लोग m, माना 3q स्क्वायर बराबर m। तो 3q स्क्वायर को हमने m माना, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है 3, जिसको तो हमने m मान चुका, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे m लिखेंगे। चलिए ये एक हमारा धनात्मक पूर्णांक हो चुका है, या नहीं तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं या समीकरण 1 भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसी तरह चरण r का मान जब 0 रख करके देखा, अब r का मान 1 रख करके देखेंगे। तो r का मान 1 रखेंगे चरण 2 में। चरण 2 जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 1 हो तो फिर वही a बराबर बी क्यू प्लस का r। तो a बराबर b के जगह पर हमारा 3 है तो 3 लिखेंगे, q के जगह पर कुछ नहीं है तो q प्लस r के जगह पर हमारा क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। अब फिर इसको क्या करेंगे वर्ग करने के लिए करा, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3q प्लस 1, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया, जो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर,
तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू 3q प्लस का 1। तो ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना 6q हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ है, तीन उभयनिष्ठ होगा यहाँ पर। तो चलिए ए स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2q और इधर प्लस में बच जाएगा 1। अब ये जो है हमारा ये 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हम लोग क्या मान लेंगे m मान लेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। गाइज आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो है 3q माना 3q स्क्वायर प्लस का 2q, इसको हमने क्या मान लिया m मान लिया। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3, यहाँ से यहाँ तक को तो हम m मान चुके हैं, तो इसको m लिखेंगे और प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे। ये भी हमारा एक दूसरा समीकरण तैयार हो गया, समीकरण 2। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण रख करके मतलब r का मान हमने 0 भी रख लिया, r का मान 1 भी रख लिया। तो अब हमारे पास बचा कौन है, r का मान 2 रखने के लिए बचा हुआ है। तो चरण 3 में इसका काम करेंगे। चरण 3 में क्या करेंगे, जब r बराबर 2 हो तो फिर वही काम a बराबर b की यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाला रूल, q प्लस r। तो a बराबर b के जगह पर 3 दिया हुआ है, q के जगह पर q प्लस r के जगह पर हम क्या करेंगे, इसका मान 2 रख लेंगे r। अब फिर यहाँ पर करा वर्ग करने के लिए, तो वर्ग करने पर लिखते हैं, वर्ग करो दोनों तरफ, वर्ग करने पर तो ए स्क्वायर बराबर, फिर इसके ऊपर भी होल स्क्वायर डालेंगे तो वही a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका डायरेक्टली फार्मूला बैठा देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2 दूना 4, प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 दूना 4 12q हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे गाइज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला पे सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से उभयनिष्ठ देखा जाए तो यहाँ पर भी 3 उभयनिष्ठ दिया गया हमारा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3q और प्लस का 2q 4q, और इधर प्लस हमारा क्या बचा होगा 4 बचा होगा, तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो दिया गया है इसको हम लोग m मान लेंगे। तो यहाँ पर साइड में लिख देते माना 3q स्क्वायर और प्लस का 4q बराबर m मान लेते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m और प्लस का 4। चलिए ये समीकरण हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर करा है किसका रूप देने के लिए 3m, और क्वेश्चन में दिखाने के लिए करा है, ये तो हमको दर्शाने के लिए नहीं करा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को दर्शाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 1 से। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से स्पष्ट है, वहाँ क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया गया उसी को लिख लेना है। स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ये हम लोग को लास्ट में लिख देना, जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट दिया गया उसी को मिला करके लास्ट में लिख देना है। तो गाइज
आई होप समझ में आ गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाया और 4 बनाया, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ नहीं करा था, सिंपली निकालना था, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वर्ग निकालने के लिए कह रहा था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्यूब निकालने के लिए बोल रहा था। सेम स्टेटमेंट बनेगा। जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर किया था, वर्ग किया था, वहाँ पर सिर्फ आपको क्यूब करके a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगा करके बना देना है। तो और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू गाइज।